बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनम इम्तियाज़ है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट टाउन से है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स हूँ। मेरा आज का पहला लेक्चर बेस करता है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रिनाइसेंस आर्ट से बेस है। रिनाइसेंस आर्ट के बारे में मैं ना सिर्फ बताऊंगी, बल्कि हम आगे आने वाले वक्त में सारे के सारे कोर्स आउटलाइन को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ पढ़ेंगे कि इसमें आर्टिस्ट और स्कल्पचर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन भी करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर आर्टिस्ट का काम, हर आर्टिस्ट की पेंटिंग और उसके स्कल्पचर के साथ तस्वीर लगाकर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं और उसका फॉर्मल एनालिसिस और इनफॉर्मल एनालिसिस करूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेंटिंग को देखने का तरीका क्या है, एक स्कल्पचर को पढ़ने का तरीका क्या है, और बगैर किसी की और किताब के रेफरेंस के भी अगर आप सिर्फ एक पेंटिंग अपने सामने रखते हैं तो किस तरह से पेंटिंग के बहुत सारे ऐसे तरीकाकार अवेलेबल है, और मैं वो आपको सारे तरीके बताऊंगी कि जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हम एक पेंटिंग को रीड कर सकते हैं। हमारा कोर्स आउटलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे रिनाइसेंस, उसके बाद हम बारोक की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम रोकोको के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह फिर न्यो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म। हम आने वाले वक्तों में इन तमाम 7 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ये 7 चैप्टर्स वेस्टर्न आर्ट का एक बहुत बड़ा असासा है। अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आर्ट मूवमेंट को पढ़ने के लिए या हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स को पढ़ने के लिए अगर कोई इंसान रिनाइसेंस, बारोक, रोकोको और इन तमाम आने वाले आगे चैप्टर्स को जब तक नहीं पढ़ता, तब तक उनको आर्टिस्ट कैसे आज की स्टेज मॉडर्न आर्ट तक पहुंचे हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये बहुत लंबा सफ़र है और इस सफ़र को पढ़ने के लिए सदियां लग गई हैं, और हम उसमें सबसे पहले रिनाइसेंस को पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा। उसमें हमारे पास आगे प्रोटो रिनाइसेंस है, इसके बाद उसका नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है हाई रिनाइसेंस, उसका अगला हिस्सा बेहद इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम इसके पेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ उनके स्कल्पचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एक खास बात के आगे कुछ ऐसे आपके पास पेंटर स्कल्पचर्स आएंगे जो दोनों पेंटर भी हैं और स्कल्पचर भी हैं, उनको भी रिनाइसेंस में पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची और माइकल एंजेलो, जिनकी बनाई हुई तमाम चीज़ें दुनिया में आज भी मिसाल के तौर पर जानी जाती हैं। रिनाइसेंस क्या है? रिनाइसेंस बेसिकली एक मूवमेंट थी जिसका मतलब था रीबर्थ इन फ्रेंच। ये एक फ्रेंच वर्ड है जो जिसका मतलब है रीबॉर्न, इर्तिका। कह सकते हैं कि तहरीक अयालूम का नाम दिया गया था रिनाइसेंस की मूवमेंट को, और रिनाइसेंस मूवमेंट ओरिजिनेट हुई थी इटली से। 14 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड है जो हम कहते हैं कि रिनाइसेंस के लिए कंसीडर किया जाता है। ये शुरू हुई थी फ्लोरेंस से और बढ़ती हुई आगे चली गई, रेस्ट ऑफ द यूरोप तक फैलती गई। रिनाइसेंस बेसिकली ओरिजिन हुआ था 14 से 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड तक इटली से। ये बात अभी हमने पहले भी पढ़ी है। A dominating style of art which covered Italy, France and Spain, ठीक है। माइथोलॉजी एज सब्जेक्ट मैटर, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें रिलीजन और मैथोलॉजी को साथ लेके चला गया था। इसमें एक आर्टिस्टिक पैटर्नेज डेवलप की गई थी चर्च के लिए, चर्च की तरफ से आर्टिस्ट के लिए, और मेडिसी फैमिली का बहुत बड़ा किरदार था आर्ट को पैटर्नेज करने के लिए। बेसिकली ये बैंकिंग के से ताल्लुक रखने वाले, इनका अपना एक बैंक था मेडिसी फैमिली का, और पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक था। इन्होंने चर्च के साथ अपना एक गहरा डिटेल रखा था, इसीलिए इस गहरे चर्च और मेडिसी फैमिली ने पेट्रेन करना शुरू किया और ये एक रॉयल फैमिली बन गई। और ये इतनी बड़ी एक रॉयल फैमिली बन गई कि उस वक्त के पेंटर्स, उस वक्त के स्कल्पटर्स, उस वक्त के काम करने वाले तमाम लोगों से पेट्रोनेज कराई जाती थी चर्च के थ्रू और मेडिसी फैमिली के थ्रू। वो पैसा देते थे चर्च को कि मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग्स बनवाएं, और शायद उसकी रीज़न ये थी, जहाँ तक हमने सुना है और जहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा है, कि मेडिसी फैमिली और बहुत सारे और बड़े बड़े नाम जो उस वक्त के बड़े बड़े उमरा थे, वो चर्च को पैसा इसलिए देते थे ताकि उसके गुनाहों का कफारा हो जाए, और उसी गुनाहों के कफारे को अदा करने की खातिर और खुदा की नज़र में बेहतरीन बनने की खातिर वो चर्च के ऊपर पैसा लगाते थे। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स और ऐसे स्कल्पचर्स बनवाते थे जो हज़रत ईसा और उनके तमाम कलीसा और उनके तमाम उन हज़रत मरियम और उनके स्कल्पचर्स, उनकी पेंटिंग्स बनवा के उनको लगता था कि ये सारे काम करने के बाद वो बहुत नेक हो जाएंगे, उनके गुनाह धुल जाएंगे और उनकी ज़िंदगी में आगे आसानियाँ आ जाएंगी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए मेडिसी फैमिली ने आर्ट पेट्रनेज स्टार्ट की थी, और ये बहुत बड़ा हिस्सा है आर्ट पेट्रनेज का जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेडिसी फैमिली एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था कि आज जो भी आर्ट फॉर्म्स अवेलेबल हैं, लियोनार्डो जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट अवेलेबल हैं, वो सब इसी चर्च के तहत काम करते थे और चर्च को ही फॉलो करते थे।
ये एक मेजर फ्लोरेंटाइन आर्ट था जिसकी रेंज मेडिसी फैमिली थी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जो आर्टिस्ट होंगे वो होगा जियोटो डी बॉन्डोन, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो बेनारोटी, डोनाटेलो और टिशन। ये 5 बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग और स्कल्पचर की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं, जिनके प्रोड्यूस किए हुए आर्टिफैक्ट्स आज भी दुनिया अपने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करती है। लियोनार्डो का नाम और उसकी मोनालिसा आज भी दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग्स में से एक है। माइकल एंजेलो के आज भी मूजेस को दुनिया एग्जाम्पल के तौर पर लेती है। डोनाटेलो के बनाए हुए स्कल्पचर्स आज भी अपनी मिसाल आप है, और टिशन के बनाए हुए पर्सपेक्टिव्स आज भी दुनिया अपनी मिसाल के तौर पर लेती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर रिनाइसेंस आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आखिर ऐसे कौन से फीचर्स थे जिनकी बुनियाद पर रिनाइसेंस आर्ट की बुनियाद पड़ी। हम कह सकते हैं कि रिवाइवल था क्लासिकल आर्ट का, ग्रीक्स और रोमन के कॉन्सेप्ट्स का, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल ब्यूटी का, यानी एक चीज अपनी परफेक्शन तक है, एक चीज अपनी खूबसूरती की इंतहा तक है, एक चीज, एक मर्द कितना खूबसूरत हो सकता है जिस्मानी तौर पर, एक औरत जिस्मानी तौर पर कितनी हसीन बनाई जा सकती है, ये हम रिनाइसेंस में बनाए जाने वाले और क्लासिकल में बनाए जाने वाले आर्ट एंड स्कल्पचर्स में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली रिनाइसेंस का बेसिक पर्पस ग्रीक और रोमन आर्ट फॉर्म्स और उनके स्टाइल्स को लेकर चलना था। उन्होंने उन्हीं स्टाइल्स को बुनियाद के ऊपर रिनाइसेंस आर्ट की बुनियाद रखी थी। अ फेथ इन द नोबिलिटी ऑफ मैन, बेसिकली एक इंसान और एक आदमी की सोच और उसके अंदर का जो ज़हनी इर्तिका है, उसकी स्पिरिचुअल एक जर्नी जो है, वो उन स्कल्पचर्स और इन पेंटिंग्स का हिस्सा है। कैसे एक आर्टिस्ट कहाँ सोच कर किस तरह कलर पैलेट उठाता है, किस तरह की कॉम्पोजिशन बनाता है, उस कॉम्पोजिशन में वो अपना इफेक्ट, एक अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे डालता है, ये रिनाइसेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ग्रीक और रोमन कॉन्सेप्ट्स के साथ द मास्टरी ऑफ लीनियर पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम कह सकते हैं कि अगर हम जियोटो और टेशन का जिक्र करें और साथ में लीनियर पर्सपेक्टिव्स का जिक्र ना करें तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि हमारी किसी भी पेंटिंग में डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही जियोटो ने दिया था। जियोटो ने ही लीनियर कॉन्सेप्ट, लीनियर पर्सपेक्टिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जिसकी बुनियाद पर हम एक 2D सरफेस के ऊपर एक 3D इंप्रेशन ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो पीछे तक जा रही है, जो कि बेसिकली पीछे तक नहीं जा रही। ये एक लीनियर पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट था जो कि जियोटो ने डेवलप किया, तो ये हमें रिनाइसेंस ने ही दिया है। ये नेचुरलिस्टिक रियलिज्म जो है, जो चेहरों का एक नेचुरलिज्म, एक्सप्रेशंस, उनके चेहरे और उनके फिगर्स की एक मूवमेंट, जिससे लगता है कि शायद अभी ये उठकर चल पड़े, शायद ये फिगर अभी बोल पड़े, शायद ये स्कल्पचर अभी अपनी आवाज देना शुरू कर दे, इस हद तक नेचुरलिस्टिक और रियलिस्टिक इमेजेस बनाने शुरू कर दिए गए थे, और ये सब रिनाइसेंस के अंदर दौर में ही किया गया था। फीचर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसी बात जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। रिनाइसेंस में अगर हम कहें तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से ये काम स्टार्ट हुआ, और रिनाइसेंस के दौर में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म तब्दील हो गई मिडिवल आर्ट तक। मिडिवल पीरियड में हमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स नजर आती हैं, सब्जेक्ट फ्रॉम द बिब्लिकल सीन्स नजर आते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बिब्लिकल सीन्स जो कि मिडिवल पीरियड का बहुत बड़ा खासा थे, जिसमें बाइबल के सीन्स को पेंट किया जाता था, और तमाम मनाजिर जो बाइबल में बयान किए हुए हैं उन सबको पेंटिंग्स की शक्ल देनी शुरू कर दी गई थी। हम कह सकते हैं कि वो पोर्ट्रेट्स और एक क्लासिकल रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कंटेम्प्रेरी लाइफ के कॉन्सेप्ट की तरफ चल गया था। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो रिनाइसेंस में आया है। यानी आप मिडिवल टाइम पीरियड में बिब्लिकल सीन्स देख रहे हैं, बाइबल के तमाम मनाजिर आपकी आंखों के सामने और बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की तरफ तब्दील कर दिए गए हैं। लेकिन अचानक रिनाइसेंस एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा रीबॉर्न था आर्ट का, जिसमें तहरीक-ए-उलूम अपने इर्तिका की इंतहा पर चली गई और कंटेम्प्रेरी लाइफ, आम लोगों के सीन्स पेंट करना शुरू कर दिए गए। ह्यूमन फिगर्स को डायनामिक फेसेस और पोजेस के साथ बनाना शुरू कर दिया गया, ह्यूमन एक्सप्रेशंस डेवलप किए गए, ह्यूमन जेस्चर्स के ऊपर बात की गई, इंटरेक्शन डेवलप किया गया, यानी ऐसी पेंटिंग जिसमें एक फिगर नहीं कई 100 फिगर्स थे, और हर फिगर अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका साइज बहुत बड़ा है। इन ह्यूज पेंटिंग में लाइफ साइज फिगर्स बनाए गए, जैसे मूजेस, लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो ने मूजेस का स्कल्पचर बनाया जो कि एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक पहाड़ जैसे इंसान को बना डालना ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एक आर्टिस्ट की सोच थी जो उसने वक्त के साथ वक्त के पहिए को रोकने की कोशिश की थी। हम कह सकते हैं कि ड्रामे का कॉन्सेप्ट रिनाइसेंस के टाइम पीरियड में बढ़ गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ गया था, जेस्चर्स का इर्तिका बढ़ गया था, एक्सप्रेशन
भर गए थे। हम कह सकते हैं कि गोल्डन बैकग्राउंड से, जो मेडिवल टाइम पीरियड का एक कॉन्सेप्ट था कि गोल्डन बैकग्राउंड है, उसमें हजरत मरियम का मंजर है, हजरत ईसा है, क्यूपिड्स है, ये सब का सब उसका पार्ट है। लेकिन हर इस सारे टाइम पीरियड को मिडिवल के बाद रिनाइसेंस ने एक नया चेंज दिया था, और वो चेंज ये था कि आपकी रिप्लेसमेंट हो गई थी लैंडस्केप के साथ। जैसे मोनालिसा के बैकग्राउंड में हेजी सा लैंडस्केप आपको नजर आता है। दुनिया बदलने लगी थी, सोच बदलने लगी थी, आर्टिस्ट बदलने लगे थे, मिजाज बदलने लगे थे, आर्टिस्ट नई इर्तिका की तरफ जाने लगे थे, आर्टिस्ट एक जहत में काम करने के बजाय बहुत सी जहतों में काम करने लगे थे, आर्टिस्ट बेहतरीन तरीके से काम करने लगे थे, आर्टिस्ट अपनी सोच निकालते थे। हम कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो ने बड़ी ही खूबसूरत बात की, मैं पत्थर को देखता हूँ और फिर सोचता हूँ कि इसमें से मैंने किस शख्स को आजाद कराना है, किस फॉर्म को आजाद कराना है। वो पत्थर की फॉर्म को देखकर अपना स्कल्पचर डेवलप करता था, ना कि स्कल्पचर की डिजाइन ड्राइंग बनाने के बाद वो किसी पत्थर को सिलेक्ट करे कि इस पे मैं ये स्कल्पचर बनाऊंगा। और ये एक आर्टिस्ट की एक्सप्रेशन और उसके सेल्फ एक्सप्रेशन और उसके कंटेम्प्रेरी स्टाइल का एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है कि एक आर्टिस्ट अपनी सोच उस चीज को देकर डेवलप करता है जो वो सामने रख के बैठा है कि मैंने इसमें से बनाना क्या है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिनाइसेंस के आर्टिस्टों ने अपने लिए डेवलप किया। लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार मेडिसी फैमिली और चर्च पेट्रनेज का है। अगर हम ये कहें कि फ्लोरेंस इटली, ये वो इलाके जिन्होंने चर्च के अंदर पेट्रनेज कराते हुए बेहतरीन पेंटिंग्स बनवाई, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने आर्टिस्ट को बाउंड भी किया। कई जगहों पे माइकल एंजेलो को बाउंड किया गया, कई जगहों पे लियोनार्डो डा विंची को रोका गया कि ये काम यह नहीं और यूं किया जाएगा। यहाँ आकर एक आर्टिस्ट की सोच फिर अपने इंडिविजुअल लेवल पे चली गई। यहाँ आकर एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल डेवलप होना शुरू हुआ। हम कह सकते हैं कि ये सारा लैंडस्केप का स्टाइल या गोल्डन बैकग्राउंड से लैंडस्केप की तरफ आना, एक्सप्रेशन का चेंज आना, जेस्चर्स के अंदर इंटरेक्शन डेवलप होना, बिब्लिकल सीन्स का नॉर्मल सीन्स की तरफ जाना, फिगरेटिव्स बनना, ये सब का सब उस तहरीक अयालूम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। हम कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि रिनाइसेंस ना सिर्फ तहरीक का इर्तिका था, हम कह सकते हैं कि क्लासिकल आर्ट के बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसने आने वाली दुनिया में एक बहुत बड़ा पिलर डेवलप कर दिया कि अगर आप रिनाइसेंस को नहीं पढ़ते तो आप पिछले काम को नहीं देख सकते, आप अगले काम को नहीं जान सकते। किसी भी आर्टिस्ट को पढ़ने के लिए पहले रिनाइसेंस की स्टोरी, रिनाइसेंस का 14 to 16 सेंचुरी का टाइम पीरियड, रिनाइसेंस का कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग द स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग और मेडिसी फैमिली और चर्च का बीच में इंटरफेरेंस, इस सब को पढ़ना बेहद जरूरी है ताकि हम आने वाले वक्त में आर्टिस्ट, पेंटर्स और स्कल्पचर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही हम आपको आगे पेंटिंग्स दिखाएंगे। उन पेंटिंग्स के अंदर जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, थोड़ा सा आगे देखिए। जी हाँ, आगे कुछ पेंटिंग्स हैं जो आपकी वीडियो के अंदर शो होंगी, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया है माइकल एंजेलो की मोनालिसा। माइकल एंजेलो बेनेरोटी ने अपनी एक पेंटिंग डेवलप की जिसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया खुदा और इंसान के जुड़ाव का। हम कह सकते हैं कि ये बेहतरीन पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। ये एक म्यूरल पेंटिंग बनी हुई है जो एक चर्च की छत पर डेवलप की गई है। उस फ्रेस्को के अंदर हम कह सकते हैं कि हाथों की फॉर्म्स, उन फॉर्म्स का आपस में जुड़ाव, उनकी खूबसूरती किस तरह से बयान की गई है, ये अपनी मिसाल आप है। एक उंगली जब उंगली से जुड़ने लगती है तो कैसे एक सोच दूसरी सोच से मिलने लगती है। जब खुदा का इंसान से ताल्लुक डेवलप होता है तो किस तरह से पेंटर ने उस कॉन्सेप्ट को लेकर चला है। एक जवान हाथ और एक थोड़ा सा बूढ़े हाथ का कॉन्सेप्ट दिया है, उसके हाथों के जेस्चर्स, उसके हाथों पे पड़ने वाली लाइट्स, उसके नाखूनों का कर्व्स, उसकी उंगलियों की एक एक बपूर। हम कह सकते हैं कि एक खुदा चाहता है कि वो इंसान से अपना ताल्लुक जोड़ ले। इसी तरह आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अगली स्लाइड में आपको मोनालिसा दिखाएंगे। मोनालिसा के बारे में हम कह सकते हैं मोनालिसा लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है जिसके अंदर आपको हेजी बैकग्राउंड पीछे नजर आ रहा है, जो लैंडस्केप का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। लियोनार्डो डा विंची ने ये पेंटिंग बनाई और उसमें बैकग्राउंड एक बहुत ही खूबसूरत लेजी से लैंडस्केप का दिया, और ये एक बहुत बड़ा इत्तिका था रिनाइसेंस टाइम पीरियड का। इसके बाद राफेल की स्कूल ऑफ एथेंस, जिसमें आपको कम अज कम 50 के करीब फिगरेटिव नजर आएंगे, लेकिन ये उस दौर के फिलोसोफर्स और उससे पहले के
तमाम फिलोसोफर्स के पोर्ट्रेट्स और उनकी तमाम की एक फिगरेटिव ड्राइंग्स और उनकी पेंटिंग बनी हुई है। ये पेंटिंग अपनी मिसाल आप है और आज भी चर्च में मौजूद है, जिसकी दीवार के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत लीनियर पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ हुआ है। पीछे आपको स्कल्पचर्स की तस्वीर नजर आती है। उस पर्सपेक्टिव के आगे आपको अरस्तु, सुकरात, बुकरात और ये तमाम बड़े बड़े फिलोसफी के उस्ताद जो उस वक्त मौजूद थे और गलीलियो जैसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट जो उस वक्त मौजूद थे, उन सबको पेंट किया गया है और आर्टिस्ट ने उन सबको एक पेज पर लाके खड़ा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एज एन आर्टिस्ट आप वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, वो फिलोसोफर्स जो दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको एक जगह ले आए और ये बताएं कि ये स्कूल ऑफ एथेंस है, ग्रीक स्कूल ऑफ एथेंस है, उसका कॉन्सेप्ट देने का ये इससे खूबसूरत तरीकाकार और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको रिनाइसेंस की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हुई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक अगली बार डिस्कस करेंगे, वो होगा प्रोटो रिनाइसेंस एंड हाई रिनाइसेंस, जो कि इसकी अगली कड़ी है। आप लेक्चर 2 जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके कि रिनाइसेंस में, प्रोटो रिनाइसेंस, हाई रिनाइसेंस में क्या फर्क है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है और उनमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद। थैंक यू सो मच।